आगे हम लोग देखेंगे आज, जिसमें जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक का व्यवहार। तो देखेंगे कि अम्ल और क्षारक केवल जल की उपस्थिति में ही अपना आयनीकृत करते हैं और अम्लीय और क्षारकीय गुण प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पर बात किया जा रहा है कि एक अम्ल होता है और एक क्षारक होता है। अगर यह जल के अनुपस्थिति में ये अपना प्रभाव नहीं दिखा पाते हैं। अम्ल हो या क्षार, दोनों को अपना प्रभाव दिखाने के लिए जल की जरूरत होता है। अब इसमें देखेंगे कि जल की अनुपस्थिति का प्रभाव, तो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, शुष्क का मतलब जिसमें जल का मात्रा नहीं होगा उसको हम लोग शुष्क बोलेंगे। तो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र को रंग को नहीं बदल पाता है, यानी कि सूखा हुआ पाउडर के रूप में जब अम्ल रहेगा, अम्ल जब पाउडर के रूप में रहेगा तो वो लिटमस पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभावहीन हो जाएगा। क्योंकि अम्ल है या क्षार है उसको तभी पता चलेगा जब वो जल में होगा। अगर जल में नहीं रहेगा तो सीधा सी बात है कि ना अम्ल अपना प्रभाव को दिखा पाएगा और ना ही क्षार अपना प्रभाव को दिखा पाएगा। दोनों में से कोई है से अपना प्रभाव को दिखाने के लिए जल की जरूरत पड़ता है। जैसे मान लेते हैं कि HCl, ये HCl है और ये शुष्क अवस्था में है, शुष्क बोलेंगे। तो शुष्क का मतलब कि वो पाउडर के रूप में है। जब पाउडर के रूप में रहेगा तो इसमें जल मिलाना होगा, H2O मिलाना होगा। जब H2O मिलाएंगे तो ही इसका प्रभाव पता चलेगा कि अम्ल है या क्षार है, नहीं तो नहीं पता चल पाएगा। इसको पता करने के लिए इसमें जल मिलाएंगे तो ही पता चल पाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पर कि लेकिन जैसे ही लिटमस पत्र नीला होता है, गैस जल में घुलकर आयनित हो जाते हैं तो रंग बदल जाता है। अब इसमें है तन्नुकरण, एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया। तन्नुकरण की बात करेंगे तो तन्नुकरण का मतलब होता है जैसे कोई सांद्र अम्ल है, एक सांद्र होता है। सांद्र का मतलब होता है कि अगर खाली अम्ल रहेगा तो वो सांद्र है। जैसे मान लेते हैं कि एक पात्र लेते हैं, इस पात्र में खाली क्या डाला हुआ है, HCl डाला हुआ है। HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब इस अम्ल में धीरे धीरे जल मिलाएंगे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, तन्नु हो जाएगा। ठीक है, पहले से ये क्या था, ये एक तरह से सांद्र था, अब सांद्र में धीरे धीरे जल मिलाएंगे तो ये तन्नु हो जाएगा। तो यहाँ पर बोलता है जल में अम्ल या क्षार मिलाने पर आयन की सांद्रता H3O+ या OH- आयन में प्रति इकाई आयतन में कमी हो जाती है। जैसे मान लेते हैं कि एक बर्तन था, अब इस बर्तन में पहले से अम्ल था, केवल अम्ल था। अब केवल अम्ल था तो उस स्थिति में जब ऊपर से जल मिलाएंगे तो प्रति आयतन में अम्ल की मात्रा कम होते चला जाएगा। और जब अम्ल की मात्रा कम होगा तो उसी को बोलेंगे कि ये विलयन जो है वो तन्नुकरण हो रहा है। अगर मान लेते हैं कि जल है और जल में जब हम लोग अम्ल को मिलाएंगे तो वो सांद्र होगा। ठीक है, जैसे जब हम लोग कपड़ा में नील लगाते हैं तो नील लगाते समय होता क्या है कि जल में हम लोग नील को डालते हैं, डायरेक्ट नील में ही नहीं कपड़ा को डाल देते हैं, तो उसको तनु करके ही हम लोग नील लगाते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर है कि कोई भी सांद्र अम्ल है उसको मिलाने, उसमें जल मिलाएंगे। अब देखिए
अत्यंत महत्वपूर्ण नियम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अम्ल को तन्नु करते समय हमेशा ध्यान देने वाला बात है कि जब भी अम्लों को धीरे धीरे जल में हिलाते हुए मिलाना चाहिए। अम्ल को मिलाना चाहिए जल में। अम्ल को क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं विलयन है, अब विलयन में अगर पहले से इसमें जल है तो इसमें हम लोग अम्ल डालेंगे। क्या डालेंगे, अम्ल। अम्ल को मिलाएंगे। यहां पर देखिए कि जैसे मान लेते हैं कि कोई बोतल है, ये बोतल में हमारा मान लेते हैं कि ये बोतल में क्या है, अम्ल है। ये बोतल में क्या है, अम्ल है। तो ये अम्ल में हम लोग जल को नहीं मिला सकते हैं। अम्ल में जल को मिलाना ज्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि तेज गति से अभिक्रिया करेगा, और जब अभिक्रिया करेगा तो ये बोतल टूट भी सकता है। और जब बोतल टूटेगा तो आसपास के वातावरण में आग लग सकता है, या हम लोग जल सकते हैं। अनेक तरह की समस्या उत्पन्न हो सकता है। उस समस्या से बचने के लिए हमेशा हम लोग को अम्ल को धीरे धीरे जल में हिलाते हुए मिलाना चाहिए। आगे देखिए, ना कि जल को अम्ल में, जल को अम्ल में कभी नहीं मिलाएंगे, हमेशा अम्ल को जल में मिलाएंगे। सांद्र अम्ल में जल मिलाते समय अत्यंत तीव्र ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होता है, जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है। मिश्रण छलक कर बाहर आ सकता है और आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ऊष्मा के कारण कांच के पात्र टूट सकता है। यानी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया की बात कर रहा है। जब अभिक्रिया संपन्न होगा तो अभिक्रिया संपन्न के साथ साथ ऊर्जा बनेगा। ठीक है, तो ऊर्जा जब बनेगा तो उसको हम लोग ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग का पाचन क्रिया, जब हम लोग के पाचन क्रिया होता है तो पाचन क्रिया के समय क्या होता है कि पाचन भोजन का हो रहा है, साथ में हम लोग को एनर्जी मिल रहा है। तो पाचन एक प्रकार के ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ठीक है, जैसे पूछ देगा 1 नंबर के क्वेश्चन कि पाचन कौन सा अभिक्रिया है, तो पाचन ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। क्योंकि जब भोजन का पाचन होता है तो भोजन के पाचन के समय हम लोग को ऊर्जा मिलता है, और जो ऊर्जा निकल रहा है तो कहीं ना कहीं दो गो पदार्थ आपस में टूट रहा है। टूटने के बाद क्या मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है। तो वो एक प्रकार से ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग आग जला रहे हैं, तो आग जलाने पर मान लेते हैं कि कोयला ही जला रहे हैं या लकड़ी ही जला रहे हैं, तो जलाने पर हमको ऊष्मा मिल रहा है, यानी ताप मिल रहा है। तो वो भी एक प्रकार से क्या हो गया, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। अब आगे है पीएच स्केल, विलयनों की प्रबलता। अब आगे यहां पर पीएच स्केल, जो कि महत्वपूर्ण इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। हर एक एग्जाम में पीएच मान भी पूछ देता है कि किसका पीएच मान कितना है, किसका पीएच मान कितना है, कौन अम्लीय है, कौन क्षारकीय है, कौन लवण है। तो यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि वर्ष 1909 ईस्वी में वैज्ञानिक सोरेनसन जो है वो ने विलयनों में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने के लिए एक स्केल विकसित किया था। उसी का नाम है पीएच स्केल। पीएच स्केल के खोज करने का श्रेय इस सोरेनसन को जाता है। अब सोरेनसन का पीएच स्केल को खोज किया है तो 1909 ईस्वी में सोरेनसन ही खोजा है पीएच स्केल को। और पीएच स्केल का जो मान होता है वो 0 से लेकर के 14 तक होता है। हाँ, 0 से 14 तक होता है, जिसमें 0 से लेकर के 7 तक जो है, 7 से यानी कि 6.9 तक ये अम्लीय होता है, और ये 7 जो है वो उदासीन होता है। और 7 से जैसे ही 7.1 से बढ़ेगा ये 14 तक जो है वो क्षारीय होता है। इसको आगे देखेंगे हम लोग। इसका जो खोज है मुख्य रूप से कौन किया है, सोरेनसन किया है। और कब किया है, तो 1909 ईस्वी में खोजा है। मार्ले मिंटो सुधार भी 1909 में हुआ है। यहाँ पर पी का अर्थ होता है पुषांश। पी का अर्थ होता है क्या चीज, पुषांश, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति, यानी पोटेंशियल होता है। और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन। पी का मतलब क्या हो गया, पावर। पी का मतलब क्या हो गया, पावर। और एच का मतलब हो गया हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन ज्ञात करने के लिए
सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने एक स्केल को विकसित किया और उसी स्केल को हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। ठीक है, और पीएच स्केल में देखिएगा कि पीएच स्केल मुख्य रूप से अभी हम एक बना दे रहे हैं। कौन एक ही को पी है, एक ही, इसी का अर्थ बताया है, दो को पी नहीं है। पीएच यानी एच का मतलब हाइड्रोजन आयन, और पी जो है क्या हो गया, पुषांश। ये जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। इसका अर्थ क्या होता है, शक्ति, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। पी का मतलब पावर और एच का मतलब हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन की संख्या जितना ज्यादा रहेगा वो उतना प्रबल अम्ल होगा, और जितना कम होगा वो उतना दुर्बल अम्ल होगा। अब यहां पर बात करेंगे, जैसे यहां से लेकर के यहां तक ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक प्रकार से ये मान है पीएच स्केल का। अब इधर से इधर जाएंगे ना इसे, तो देखिए यहां पर हाइड्रोजन आयन की संख्या क्या होता है, इधर से इधर जाने पर हाइड्रोजन आयन की संख्या घटता है, H प्लस आयन की संख्या क्या होगा, घटता है। अब जब H प्लस आयन की संख्या घटेगा तो अम्लीय गुण भी घटेगा। ठीक है, और इधर से इधर जब आएंगे तो OH माइनस आयन यानी क्षार का गुण, OH माइनस आयन की संख्या क्या होगा, घटेगा। अगर मान लेते हैं कि इधर से उधर जाएंगे, इधर से किधर जाएंगे, उधर, तो OH माइनस आयन की संख्या क्या होगा, बढ़ेगा। और जब OH माइनस आयन की संख्या बढ़ेगा तो समझिए कि क्षारीय गुण बढ़ रहा है। अगर मान ले इधर से इधर आएंगे तो क्या होगा, अम्लीय गुण बढ़ेगा, अम्लीय गुण बढ़ेगा, यानी H प्लस आयन की संख्या क्या होगा, बढ़ेगा। अब यहां पर है कि अगर मान लेते हैं कि यहां पर दिया हुआ है कि पीएच के स्केल में मान, जैसे पीएच स्केल पर 0 से 14 तक मान होता है। ठीक है, उदासीन विलयन का पीएच मान हमेशा क्या होगा, 7 होगा। जैसे कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, वो हमेशा उदासीन होता है। उसके बाद अम्लीय विलयन का पीएच मान, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, किसका 5.6 होगा। हाँ 5.6। हाँ दूध या दही बोलिए, दूध या दही बोलिए, नहीं 7 से नीचे होता है, 7 से कम होता है, क्योंकि दूध और दही का पीएच मान, ठीक बोल रहे हैं, 6.5 या 6 होगा ये। हाँ उसमें जैसे है ना कि दूध में तो हम लोग व्हाइट रहता है तो केसिन के कारण रहता है, पीला रहता है कैरोटीन के कारण होता है। ठीक है, गाजर भी लाल होता है कैरोटीन के कारण ना, व्हाइट कैरोटीन के कारण नहीं होता, व्हाइट कैसिन के कारण होता है, उसमें कैसिन, हाँ उसमें कैसिन पाया जाता है, और उसमें एक लैक्टोबैसिलस जीवाणु पाया जाता है, जिसके कारण इसका पीएच मान 7 से कम होता है। वो दूध को, हाँ दूध को दही बनाता है, वो लैक्टोबैसिलस, अब देखिए यहां पर अम्लीय विलयन, उदासीन तो हम लोग समझ गए, अम्लीय विलयन, तो अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, हमेशा 7 से क्या होगा, कम होगा। जैसे क्वेश्चन दे देगा कि निम्न में से कौन अम्ल है, पीएच मान दे देगा, अगर 7 से कम रहा तो अम्ल होगा, 7 से ज्यादा रहेगा तो क्षार होगा, अगर 7 रहेगा तो उदासीन होगा। आगे है कि क्षारीय विलयन, तो क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से क्या होता है, अधिक होता है।
क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होगा? नमक नहीं है, नमक लवण है। नमक जो है वो लवण है। बता रहे हैं NaCl ये क्या है? नमक है, इसका पीएच मान 7 होगा। ठीक है, हाँ तो उदासीन है, लवण को ही उदासीन बोलते हैं हम लोग। जो भी लवण है वो उदासीन होगा। हाँ, शुद्ध जल भी उदासीन है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर जैसे कुछ कुछ पदार्थ हैं जो अम्लीय होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम लोग खून, रक्त बोलेंगे, तो रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ये क्षारीय होता है। ठीक है, वो भी हाँ नमकीन लगता है, लेकिन वो नमक जो है ना वो लवण है, इसमें हल्का सा बढ़ा है दम। ठीक है, जैसे नमक, अब कैसे इसको हम लोग सत्यापित करेंगे? देखिए यहाँ पर NaOH ये क्या है? क्षार है। अब देखिए यहाँ HCl ये क्या है? अम्ल है। जब दोनों का अभिक्रिया कराते तो हम लोग पढ़े कि उदासीन हो जाता है। दोनों का अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा NaCl, और NaCl किसका सूत्र है? नमक का। और इसी को हम लोग लवण भी बोलते हैं। तो यही ना लवण हो गया। लवण कौन चीज है? लवण मतलब कि उदासीन। साथ में निकलेगा H2O, ये उदासीन हो गया। तो जब उदासीन होगा तो उसका ऑटोमेटिक पीएच मान क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। किसी से पूछने और कहने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहां पर जैसे है पीएच 7 से बड़ा होगा तो क्या, 7 से कम होगा तो क्या होगा? अम्लीय होगा। ठीक है, अब 7 होगा तो उदासीन होगा। अब 7 से क्या होगा? ज्यादा होगा तो क्षारीय होगा। अब देखिए कुछ कुछ का मान दिया हुआ है। देखिए दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, हमारा दैनिक जीवन में क्या पीएच का महत्व है। ठीक है, तो हमारा शरीर और पर्यावरण एक निश्चित पीएच परास के भीतर ही सुचारू रूप से कार्य करता है। हम लोग का जो बॉडी है वो कार्य तभी करेगा जब हमारा पीएच मान एक निश्चित होगा। अगर उससे ज्यादा होगा तभी हमको दिक्कत होगा, उससे कम होगा तो भी दिक्कत होगा। जैसे यहाँ पर देखिए पौधा एवं पशु का पीएच संवेदनशीलता, तो हमारा शरीर 7.0 से लेकर के 7.8 तक प्रास तक बीच कार्य करेगा। इससे अगर ज्यादा होगा तो हम लोग को दिक्कत होने लगेगा, कुछ ना कुछ समस्या होगा। इससे कम होगा तो भी कुछ ना कुछ समस्या होगा। जैसे यहां पर बोलता है कि जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास में ही जीवित रह सकते हैं। इससे ज्यादा हुआ तो हम लोग को दिक्कत होगा, इससे कम होगा तो हम लोग को दिक्कत होगा। इसलिए एक प्रकार से पूछ देगा क्वेश्चन कि मानव शरीर के लिए पीएच परास वैल्यू कितना है? संतुलन 7 से लेकर के 7.8 तक। ठीक है, अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा तो जान रहे हैं, पहला बारिश होता है। नहीं पहला बारिश नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे जब जल में अम्ल की मात्रा गिरेगा तो वो अम्लीय वर्षा है। ठीक है, सही है। हा? लेकिन पहला बारिश होता है ना, SO2 के कारण होता है। पहला बारिश होता है ना, पहला बारिश अम्लीय होता है, वैसा नहीं है। जैसे दिक्कत क्या है ना, अभी क्या है कि प्रदूषण हमेशा ऊपर जा रहा है। ठीक है, जब प्रदूषण ऊपर जा रहा है तो वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 की मात्रा बढ़ रहा है। अब SO2 की मात्रा जब बढ़ रहा है तो जब भी बारिश होगा, अब SO2 की मात्रा उसमें घुल जाएगा तो वो अम्लीय वर्षा हो जाएगा। अब यहां पर देखिए कि होता क्या है कि जब वर्षा के जल का पीएच मान, वर्षा के जल का पीएच मान मापना होगा कि अम्लीय है कि नहीं है। ठीक है, जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो जाता है, 5.6 से जैसे ही कम होगा तो वो क्या कहलाएगा? अम्लीय वर्षा कहलाएगा। जैसे बर्फबारी होता है ना, बर्फ गिरता है, वो एक प्रकार से अम्लीय वर्षा है। ठीक है, प्रदूषण के कारण वो गिरता है। अच्छा, कम होना चाहिए। हाँ, इतना से कम होगा तब अम्लीय वर्षा कहलाएगा। इतना से अगर ज्यादा रहे तो अम्लीय वर्षा वो नहीं है। मतलब क्या बोलते हैं, बताया नहीं कि मान का चोर कटला है,
इसका अलग हुआ ना। हाँ, ये अम्लीय वर्षा का पीएच मान अलग लेवल का है। जैसे कोई जल को हम लोग अम्लीय वर्षा नहीं बोल सकते, उसका पीएच मान कितना होना चाहिए, 5.6 से कम होना चाहिए। जब कम रहेगा तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। यह जब नदियों में जाता है तो जलीय जीवों को क्या करता है, नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि हम लोग का बॉडी कितना बरस तक काम कर रहा है। ऐसा नहीं कि मानो जीव जंतु जितना है 7 से 7.8 तक, उससे ज्यादा होगा तो भी दिक्कत, उससे कम होगा तो भी दिक्कत। तो अम्लीय वर्षा किसके कारण होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के कारण। जितना भी उद्योग से धुआं निकल रहा है, कचरा निकल रहा है, ये सब जो है ऊपर जा रहा है। धुआं जैसे भाटा जल रहा है तो ऊपर धुआं जा रहा है, वो भी अम्लीय वर्षा का कारण है। ज्यादातर ये अम्लीय वर्षा शहर वाला में इलाका में होता है। जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग आगरा, आगरा में जो है आसपास गाड़ी को बैन कर दिया गया है, पेट्रोल वाला गाड़ी को, वहां पर सीएनजी वाला चलता है। नजदीक जाता भी है तो सीएनजी वाला गाड़ी जाता है, क्योंकि अम्लीय वर्षा से सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो इसको होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसी से बना है आगरा के ताजमहल। ठीक है, और जब इससे अभिक्रिया करता है अम्लीय वर्षा तो इसको नष्ट कर दे रहा है, खराब होते जा रहा है। उसका मैंने जो चमक है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, गायब हो रहा है। इसीलिए वहां की सरकार जो है वहां आसपास पेट्रोल वाला गाड़ी को बैन कर दिया। बड़ा बड़ा शहर में क्या होता है, सीएनजी वाला गाड़ी चलता है, पेट्रोल वाला नहीं चलता है। तो उसका रीजन नहीं है, क्योंकि वहां पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है। जब पोल्यूशन ज्यादा होगा तो अम्लीय वर्षा होगा, अम्लीय वर्षा होगा तो वहां के रहने वाला जीवों को दिक्कत होगा। गांव देहात में ज्यादा समस्या नहीं है। अब देखिए यहां पर मिट्टी का पीएच मान। तो अच्छी फसल के लिए पौधे के एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है। यह मिट्टी अत्यधिक अम्लीय हो जाए तो उसमें बिना बुझा हुआ चूना, अगर मिट्टी अम्लीय हो गया, ज्यादा अम्लीय हो गया, मिट्टी का जांच होता है। जब फार्मासिस्ट की कृषक जो होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर वाला डॉक्टर, वो क्या करेगा, मिट्टी को लेकर जाएगा, मिट्टी का पीएच मान जानेगा। अब पीएच मान के आधार पर अगर मान लेते हैं कि उसका पीएच मान ज्यादा अम्लीय है तो उसमें बोलेगा कि आप चूना लेकर के जमीन में डालिए। ठीक है, जब चूना डालिएगा तो वहां पर उत्पादन अपने बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। क्योंकि कहीं कहीं फसल क्या होता है कि गल जाता है, नहीं बढ़िया से हो पाता है, तो उसका रीजन है कि मिट्टी के गुणवत्ता में क्या हो गया, कमी आ गया। जब मिट्टी की गुणवत्ता में कमी आ गया तो उसको जांच किया जाएगा। अब यहाँ पर बोलता है कि बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना के सूत्र CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड, और बुझा हुआ चूना के सूत्र Ca इंटू OH का होल 2, Ca इंटू OH का होल 2, ये बिना बुझावली हो गया, और बुझावली कौन हो गया, A हो गया। मिला के उसे उदासीन किया जाता है, यानी मिला देंगे जब चूना तो ये क्या हो जाएगा, उदासीन। ये एक प्रकार से क्षार है। ये क्या है, क्षार है। चूना क्या है, क्षार है। यदि मिट्टी क्षारीय हो जाए तो उसमें जैविक खाद मिलाई जाती है। अगर क्षारीय हो जाता है तो हम लोग नहीं डालते हैं क्या, जैसे पियर पियर हो जाता है धान मकई सब, तो जब पियर हो जाता है तो हम लोग खाद लेके डालते हैं, यूरिया डालते हैं ना। तो वो एक प्रकार से क्या कर रहे हैं, हम लोग पोषक तत्व को बढ़ा रहे हैं मिट्टी में। आगे है हमारे पाचन तंत्र का पीएच मान। तो पाचन तंत्र का एक भी पीएच मान होता है। जैसे हमारे पेट भोजन पचाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, अमाशय के नाम सुने होंगे। अमाशय में निकलता है HCl, जिसको हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलते हैं। ये क्या करता है कि भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाता है। भोजन के माध्यम को क्या करता है, अम्लीय बनाता है। और अम्लीय क्यों बनाता है, तो जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन करने समय क्या होता है कि बहुत छोटा छोटा बैक्टीरिया, जीवाणु हमारे भोजन के माध्यम से चला जाता है, जिसको हम लोग नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं। भोजन में निकलता है, जैसे मुंह में भी हम लोग का लार में निकलता है टाइलिन एमाइलेस, वो भोजन के माध्यम को चिपचिपा बना देता है, मुलायम बना देता है। ठीक है, और भोजन हम लोग करते हैं, भोजन में उपस्थित कुछ जीवाणु बैक्टीरिया छोटा छोटा है, उसको मारेगा वो टाइलिन और एमाइलेस। अब टाइलिन और एमाइलेस नहीं मार पाएगा तो जीवाणु कहां चल जाएगा, अंदर चल जाएगा। अब अंदर बैठल है कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अमाशय में। जैसे ही जाएगा वो क्या करेगा, उसको
मार देगा। सबसे पहला काम है कि जो भी हानिकारक जीवाणु बैक्टीरिया जो भी जाएगा उसको क्या कर देगा, वो मारेगा। इतना मतलब क्या बोले, परबल ही अम्ल है कि वो गला देगा किसी चीज को। अब जब अमाशय में भोजन जाता है तो अमाशय में हमारा भोजन 3 से 4 घंटा, इससे ज्यादा भी रहता है, 3 से 4 घंटा भोजन को सिझाया जाता है, पूरा गर्म होगा। जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, तो खाना खा के तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। तुरंत इसलिए नहीं पीना चाहिए क्योंकि भोजन किए हैं, पानी पी लिए तो भोजन जो है वो कठुआ जाएगा। अब कठुआ जाएगा तो उसका पाचन क्रिया नहीं होगा। जब पाचन क्रिया नहीं होगा तो क्या होगा, समस्या होगा, नहीं पचेगा भोजन। तो उसीलिए क्या कहता है कि भोजन करते समय तुरंत पानी हल्का बहुत पी सकते हैं, ज्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन करने के बाद 25 से 30 मिनट बाद पानी पीजिए, ताकि भोजन पूरा गर्म रहेगा। जैसे भात जब गर्म रहता है तो पानी डालिएगा तो चलेगा, लेकिन पूरा ठंडा है उसमें पानी डाल के फिर सिझाइए तो सिझमे नहीं करेगा, चावल कठुआ जाता है। कठुआ जाएगा तो पी लेना सही है, कोई दिक्कत नहीं है, हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन पीना नहीं चाहिए। अगर नहीं पीजिएगा तो भोजन का पाचन सही मात्रा में होगा, अच्छा तरीका से होगा। ठीक है, तो वो देखिए आगे। तो यहाँ पर क्या है कि एक प्रकार से यहाँ 3 से कितना घंटा रहेगा, 3 से 4 घंटा रहेगा का भोजन। यहाँ अमाशय में, ये अमाशय है, अमाशय पेट उससे नीचे, अमाशय पेटे में है। लेकिन अब यहाँ पर भोजन क्या होगा, गर्म होगा। कभी कभी देखिएगा कि जब हम लोग सुबह सुबह खाना नहीं खाते हैं तो अचानक पेट में जलन देने लगता है। डेली का रूटीन था 8 बजे खाना खाना है, तो उस समय होता क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आदत था कि निकल के हम भोजन पचाएंगे। अब वो जान रहा है कि भोजन अले है, निकल गया, अब जलाएगा हम लोग के मानसिक को जलाएगा वो, इसीलिए जलन देने लगता है, अब भूख भी लगेगा। तो ये एक प्रकार से क्या है, समस्या है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है जो पाचन को क्या करता है, संपन्न करता है। अपच की स्थिति में पेट में बहुत अधिक मात्रा में अम्ल बनते हैं, जिससे पेट में दर्द और जलन होता है। जब भोजन पाचन नहीं होता है तो उस स्थिति में भी अम्ल और निकालता है, वो खूब निकालेगा, क्योंकि नहीं भोजन, हाँ तो गैस बनेगा। अब गैस बनेगा तो एकदम धुआं ही ढक्कड़ आने लगेगा, नाकों से निकलेगा और मुंहों से निकलेगा। अब अगर ज्यादा नहीं पचेगा तो फिर उल्टी होने लगेगा। अमाशय में जब तक भोजन है तब तक बाहर उसको निकाल सकते हैं, अमाशय से नीचे चल गया तो भोजन उल्टी के माध्यम से कभी नहीं होगा। देखिएगा जब भी उल्टी करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, चावले कर देंगे डायरेक्ट, जो खाते हैं वही निकल जाता है। अमाशय से नीचे जाने के बाद उल्टी के माध्यम से वो भोजन नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ उपचार, इसे दर्द से मुक्ति के लिए एंटासिड का उपयोग किया जाता है। दर्द से मुक्ति के लिए किसका उपयोग करेंगे, एंटासिड। हाँ, गैस के दवा का बात कर रहा है, एंटासिड का उपयोग करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि पाचन वाला चीज हम लोग खाएंगे, लवण भास्कर चूर्ण हो गया और अनेक अनेक तरह की अभी दवा मार्केट में है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग कर सकते हैं, दुर्बल क्षारक का उपयोग कर सकते हैं। सबसे प्रसिद्ध एंटासिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, यानी Mg/OH का हल 2, ये क्षारक है। क्या है, क्षारक है। इसको हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दवा वही है, यही वाला दवा MgO, देखिएगा दवा में ना तो इसका फार्मूला भी लिखा हुआ रहता है। ये क्या करेगा, अम्लीयता से छुटकारा प्रदान करेगा। आगे है, अब देखिए दांत सड़ता है ना, तो दांत सड़ने का मुख्य कारण हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांत का सड़न शुरू हो जाता है। जैसे ही 5.5 से कम होगा तो दांत सड़ने लगेगा, और जब दांत सड़ेगा हम लोग डॉक्टर पास जाएंगे तो कहेगा कि पेप्सोडेंट ले लीजिए। हाँ, कुछ कुछ समस्या बताएगा और फिर डायरेक्ट वो देगा क्या चीज, कोलगेट। हाँ, ब्रश करने के लिए कि डेली इससे ब्रश कीजिए। ठीक है, अब होगा क्या, तो यहाँ पर देखिए कि अगर 5.5 से जैसे ही कम होता है तो क्या हो जाएगा, हमारा दांत सड़ना चालू हो जाएगा।
अब दांत को सड़ने शुरू हो जाते हैं। दांतों को इनामेल कैल्शियम फास्फेट से बना होता है। दांत का जो इनामेल है वो क्या क्या बना रहता है? कैल्शियम फास्फेट। और हमारा शरीर का सबसे मजबूत भाग है दांत का इनामेल। ये क्या चीज का बना होता है? कैल्शियम फास्फेट। हमारा बॉडी का सबसे मजबूत भाग दांत का इनामेल है जो कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। आगे देखिए कि होता है जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। शरीर का क्या है? सबसे कठोर पदार्थ। मुंह में उपस्थित बैक्टीरिया भोजन के बाद पचे शर्करा निम्नीकरण करने के कारण अम्ल बनते हैं। अब यहां पर है बचाव। कैसे बचाएंगे? तो भोजन के बाद क्षारीय दंतमंजन। क्षारीय दंतमंजन मैंने जितना दंतमंजन है ना, जैसे हम लोग का बहुत सारे जानते हैं, पेप्सोडेंट हो गया, उसके बाद हो गया आपका कोलगेट हो गया। मैंने दंतमंजन मार्केट में बहुत है। हाँ, डाबर हो गया। उसमें अब सही कौन है? तो सही जानने के लिए देखिए कि उसमें कौन में ज्यादा, जिसका पीएच मान जिसका हल्का ज्यादा हो वो ज्यादा सही है, वो ज्यादा जल्दी सही करेगा। ठीक है। मार्केट में तो देखिए क्या कंपटीशन है, तो आदमी निकाल दे रहा है पेप्सोडेंट अपना अपना ब्रांड का। उससे जब बरस करेंगे हम लोग, दतवन हम लोग छोड़ दिए है ना। दतवन छोड़ने का रीजन नहीं है कि दतवन छोड़ दिए, दतवन अम्लीय नहीं था। ठीक है। इसके चलते जैसे मान लेते हैं कि हम लोग क्या कहते हैं कि कीड़ा लग गया मुंह में, तो कीड़ा लगने के पीछे रीजन है। अगर 5.5 से अगर ज्यादा पीएच मान रहेगा तो कीड़ा सट भी नहीं करेगा, वहां कीड़ा लग भी नहीं करेगा। उससे जैसे ही कम होगा तो क्या हो जाएगा? कीड़ा लग जाएगा। आगे देखिए मधुमक्खी चींटी का डंक एक अम्लीय मेथनोइक अम्ल उत्सर्जित करता है। मधुमक्खी या चींटी का डंक या नेटल का डंक, ठीक है, ये सब किसका उत्सर्जित करता है? मेथनोइक अम्ल, यानी HCOOH। सांप तो जहर निकालता है, वो भी अम्ल है, लेकिन हाँ वो भी अम्ल है, हमको याद नहीं है कंफर्म, लेकिन अम्ल है। ठीक है। सांप हाँ अम्ल ही निकलता है। जैसे बिच्छू मारता है तो नेटल का डंक हो गया मेथनोइक ही रहता है। बिच्छू काटेगा तो सह लेंगे। बिच्छू के डंक में भी मेथनोइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है। तो देखिए जिसमें दर्द जलन होती है, डंक मारने पर स्थान पर क्या लगाना चाहिए? बेकिंग सोडा। हाँ बेकिंग, हाँ खाने का सोडा। जैसे ही मधुमक्खी काटा ना, बेकिंग सोडा लेकर रगड़ दीजिए, उसका प्रभाव को समाप्त करेगा हल्का। अगर अंदर घुसा देते तो पूरा समाप्त कर देते। मधुमक्खी क्या करता? अंदर नहीं डाल देता। हम अब अंदर तो सोडा जाएगा नहीं, बाहर सूजन उजन कम कर देगा, कंट्रोल कर लेगा। रख ले रही है थोड़ा सा दवाई के रूप में। हाँ सोडे से करेगा। मधुमक्खी काट दिया ना, मधुमक्खियों काटा है तो पूरा सोडा लेपट दीजिए उसको चारों तरफ। नहीं नहीं, खाने वाला सोडा सर, खाने वाला बेकिंग सोडा। देखिए NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को रगड़ना है, इन्हें की ये नहीं रगड़ दीजिएगा। Na2CO3 इंटू 10H2O। 10H2O ये जो है ना, ये धोने वाला सोडा हो गया, और एक खाने वाला हो गया। तो खाने वाला सोडा को हम लोग को लगाना है। हाँ हाँ ना, वही है सेम फॉर्मूला। हाँ वही फॉर्मूला होगा। नहीं सेम है, बस उसमें जो है ना, जैसे उसमें थोड़ा कम मिलाया जाता था डिटर्जेंट, इसमें डिटर्जेंट ज्यादा मिलाया जाता है। हाँ पहले डिटर्जेंट कम रहता था, जिसके कारण हम लोग क्या करते थे? उसको फुलाते थे, नहीं तो गर्म करते थे। हाँ पूरा रगड़ते थे। लेकिन अब का जो आ रहा है उसमें डिटर्जेंट का है ज्यादा मात्रा में है, जैसे ही बोथिएगा चट से उड़ा देगा। अब देखिए यहां पर कुछ पीएच मान है
जैसे जठरस, जठरस का मतलब वही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। HCl का पीएच मान कितना होता है 1.2, अत्यधिक अम्लीय है यानी परबल अम्ल है ये। उसके बाद नींबू का रस, अमाशय में, अमाशय से जो नहीं निकल रहा था हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उसी को जठरस बोलते हैं। नींबू में मिलता है कौन चीज सिट्रिक अम्ल, जिसका पीएच मान 2.2 होता है। नींबू या संतरा में सिट्रिक अम्ल जिसका पीएच मान 2 आंवला में टाइट्रिक अम्ल रहता है। हाँ टाइट्रिक अम्ल रहता है आंवला में भी, नींबू इमली में भी और आंवला में भी। टमाटर में ऑक्सेलिक, तो इसका ये भी अम्लीय है, ठीक है। उसके बाद देखिए शुद्ध जल या मानव रक्त, शुद्ध जल, शुद्ध जल का पीएच मान देखिए गलत दिया है यहाँ, ठीक है, मानव रक्त का पीएच मान है, ठीक है। शुद्ध जल का पीएच मान बात करेंगे ना तो इसका 7 होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये क्षार है जिसका पीएच मान 10 होता है। उसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये प्रबल क्षारक है, इसका पीएच मान 14 होता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया Mg/OH का होल 2, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, यह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच मान इस टाइप से है। इसी प्रकार से और पीएच मान होता है। अब देखिए लवण के विस्तृत अध्ययन, तो लवण आम क्षारीय और उदासीन अभिक्रिया के मुख्य उत्पाद है। जैसे उदासीन लवण परबल, जैसे यहां पर देखिए कि परबल अम्ल परबल क्षारक दोनों को अभिक्रिया कराएंगे तो उदासीन लवण बनेगा। परबल अम्ल और परबल क्षारक को मिलाएंगे तो उदासीन लवण बनेगा, ठीक है। उसके बाद अम्लीय, तो जैसे यहां पर देखिए परबल अम्ल और दुर्बल क्षारक, एक परबल हो गया एक दुर्बल हो गया, हाँ तो ये अम्लीय रहेगा, क्या रहेगा अम्लीय रहेगा। अब यहाँ पर है कि दुर्बल अम्ल और परबल क्षारक मिलाएंगे तो क्षारीय हो जाएगा ये, हाँ जो ज्यादा रहेगा, जैसे जो शक्तिशाली है केकरो लूट लेगा और जो कमजोर है उन्हें लूट पाएगा, लूटा जाएगा वो। हाँ अगर दोनों परबल है तो दोनों खूब मारा मारी करेगा फिर थक जाएगा। अब यहाँ पर है कि साधारण नमक से प्राप्त महत्वपूर्ण रसायन, तो साधारण नमक यानी NaCl केवल हमारे भोजन का हिस्सा नहीं है बल्कि यह कई महत्वपूर्ण रसायनों के निर्माण के लिए भी कच्चे माल का काम करता है। आइए इसका उपयोग कर देखेंगे हम लोग थोड़ा सा। हो ये गया है सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, जिसको हम लोग यहाँ पर एक क्लोर क्षार प्रक्रिया आया, जब सोडियम क्लोराइड को जलीय विलयन जिसे ब्राइन कहते हैं में विद्युत अपघटित किया जाता है तो ये वियोजित होकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। जैसे देखिए NaCl जब किसके साथ अभिक्रिया करेगा H2O के साथ, जब H2O के साथ जैसे ही अभिक्रिया कराएंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा NaOH, और साथ में यहां पर देखिएगा ये क्या निकलेगा Cl2 और H2O गैस निकलेगा। तो जब भी हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाना होगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए हम नमक से बना सकते हैं। अगर नमक हम लोग के पास है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है सबसे प्रबल क्षारक है। अब देखिए एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है, कैथोड पर क्या होता है हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। कैथोड पास NaOH का विलयन बनता है। उपयोग साबुन और अपमार्जक बनाने में, कागज उद्योग में धातुओं के गिरिश हटाने के लिए किया जाता है। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का उपयोग हम लोग जान भी कर रहे हैं। शुष्क बुझे हुए चूने क्लोरीन की क्रिया कराकर विरंजक चूर्ण बनाते हैं। विरंजक चूर्ण बनाने के लिए क्या करेंगे तो विरंजक चूर्ण बनाने के लिए क्या करेंगे यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना में जब क्लोरीन गैस प्रवाहित करेंगे तो विरंजक चूर्ण बनेगा CaOCl2, ये विरंजक चूर्ण है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ है तो उपयोग देखिए करेंगे हम लोग कहाँ कहाँ, वस्त्र उद्योग में, सूती कपड़े के लिनेन के रूप में, कागज की फैक्ट्री में, लकड़ी के मज्जा बनाने में, सबसे महत्वपूर्ण पीने और पानी को मुक्त करने के लिए, जीवाणु से मुक्त करने के लिए। इसका उपयोग आमतौर पर रसोई घर में स्वादिष्ट खास्ता पकौड़े बनाने के लिए किया जाता है।
इंग्लिश हाँ। पढ़ना है मुझे का हाँ इंग्लिश पढ़ना है मुझे पूरा साइंस का कंडीशन हो गया खत्म आज क्लास।